नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। आज आपको उस सस्पेंस के बारे में बताएंगे जो निकला तो पाकिस्तान से है, लेकिन ट्रेंड दुनिया में कर रहा है। क्या जेल के अंदर इमरान खान की हत्या हो गई है? इस दावे ने कैसे पाकिस्तान में पैनिक बटन दबा दिया है? इमरान समर्थक सड़क पर आ गए हैं और बड़ा बवाल तय है। फिर बंगाल में शुरू हुए उस बाबरी कलेश की बात जो टीएमसी विधायक की पोस्टर बाजी से शुरू हुआ है। ममता के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो 6 दिसंबर को बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। इस पर बीजेपी ने कैसे उन्हें बाबर की याद दिलाई, देखिएगा। फिर एक कुंजी टीम इंडिया की गंभीर हार पर खोलेंगे। भारत ने आज टेस्ट क्रिकेट में न सिर्फ 93 वर्षों की बुरी हार झेली, बल्कि क्लीन स्वीप वाली चोट भी खाई। इस पर टीम के हेड कोच गंभीर ने जो कहा उसकी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि सवाल तो है जिम्मेदार कौन। फिर पाकिस्तान की एक और कुंजी जो अयोध्या के राम मंदिर पर लहरा रही धर्म ध्वजा को देखकर बौखला गया है। दर्द इतना ज्यादा था कि उसने यूएन को चिट्ठी लिखी है। किस तरह मुस्लिम विरासत और हिंदुत्व वाला विलाप किया है वो भी बताएंगे। एक बड़ी खबर कर्नाटक के कलेश पर है। सीएम सिद्धरमैया वर्सेस डीके शिव कुमार वाली लड़ाई में अब राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। उन्होंने शिव कुमार को मैसेज भेजा है और ये कहा है कि इंतजार करें, वो बात करेंगे। खड़गे ने भी कहा सोनिया और राहुल से चर्चा के बाद मुद्दे का समाधान करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओ की मौत के मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, जिसकी डेडलाइन 1 दिसंबर तय की है। इस मसले पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। ममता सरकार का दावा है कि अकेले पश्चिम बंगाल में 23 बीएलओ अपनी जान दे चुके हैं। और आज संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने देश को संदेश दिया। संसद भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प जरूर पूरा होगा। पीएम ने चिट्ठी में लिखा, ये भारत के संविधान की ही शक्ति है जिसने उनके जैसे गरीब परिवार से निकले साधारण व्यक्ति को पीएम के पद तक पहुंचाया। सत्ता में लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन सवालों की जो सीधे पाकिस्तान की सत्ता से पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पूछे जा रहे हैं। आप जानते हैं ये सवाल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को सबसे पहले 7 सवालों को आइए दिखाते हैं जो पिछले कई घंटों से ट्रेंड कर रहे हैं। पहला प्रश्न ये है कि क्या इमरान खान की हत्या हो गई है? क्या मुनीर ने जेल में ही इमरान खान की हत्या करवा दी है? इमरान पर अफगानिस्तान की मीडिया के दावे की सच्चाई क्या है? इमरान खान की हत्या के दावे पर पाकिस्तान की सरकार मौन क्यों है? क्या इमरान खान के शव को गुप्त जगह शिफ्ट किया गया है? इमरान खान की बहन को जेल में क्यों नहीं उनसे मिलने दिया गया? रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान खान के साथ क्या हुआ है? इन सवालों के सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। आरोपों और दावों के आधार पर कई खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार एक शब्द भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। इन सभी सवालों और दावों का आधार है अफगानिस्तान मीडिया की ओर से दी गई एक जानकारी, जिसमें दावा यह किया गया है कि जेल में इमरान खान की हत्या हो गई है। इमरान खान के शव को जेल से कहीं और गुप्त जगह पर शिफ्ट किया गया है। अफगानिस्तान टाइम्स और बलूचिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर यह सनसनीखेज दावा किया है। आपको बता दें, टीवी 9 भारतवर्ष इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। पाकिस्तान का इतिहास रक्त रंजित रहा है। पाकिस्तान में किसी पूर्व प्रधानमंत्री पर हमला, पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या बड़ी बात नहीं है। ऐसा पहले भी हो चुका है। यही वजह है कि अफगानिस्तान मीडिया के नए दावे के बाद पाकिस्तान के सत्ताधीशों से सवाल पूछे जा रहे हैं। सिर्फ 120 सेकंड की एक न्यूज रील में आप देखिए इमरान खान की हत्या वाली खबर के बाद पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तालिबान, बलूचिस्तान, पीओके समेत कई ऐसे फ्रंट हैं जहां पाकिस्तान बुरी तरह फंसा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ घंटों से इमरान समर्थकों के हल्ला बोल वाला नया फ्रंट एक्टिव हो चुका है। यह है इमरान खान की पार्टी पीटीआई वाला फ्रंट। इमरान समर्थकों का टारगेट लॉक हो चुका है। हिट लिस्ट में नाम है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। इसके सबूत पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से आ रहे हैं। तस्वीरें दिख रही हैं। इमरान के समर्थक रावलपिंडी तक मार्च कर रहे हैं। इमरान की हत्या वाली खबरों के बाद वो आक्रोशित हैं।
जो पाकिस्तान तालिबान वाली चुनौती से निपट रहा था, अब पीटीआई को कंट्रोल करने में अपनी पूरी ताकत को लगा रहा है। इमरान खान के समर्थकों के प्रदर्शन के बाद मुनीर ने पाकिस्तान में इमरजेंसी बैठक की है। मुनीर ने राष्ट्रीय सुरक्षा ऑफिसर की बैठक बुलाई, हालात पर चर्चा की गई। आपको बता दें, कल इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नूरीन नियाजी और डॉक्टर उज़्मा खान ने अदियाला जेल के बाहर धरना दिया था। 10 घंटों तक जेल के बाहर इमरान खान की बहनें मौजूद रहीं। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने उन्हें घसीटा, बदसलूकी की, हिरासत में भी ले लिया था। इमरान खान की बहनें अपने भाई से मिलना चाहती थीं, लेकिन अदालत के निर्देश के बावजूद पाकिस्तान की पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया था। अब जब इमरान की हत्या के दावे किए जा रहे हैं तो आरोप और भी गंभीर हो चुके हैं। आपको पॉइंट्स में बताते हैं कि क्यों इमरान खान की हत्या का दावा किया जा रहा है। इमरान खान को डॉक्टर से नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो देखिए, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो सीधे तौर पर ये शक पैदा करते हैं, और अगर ये सवाल उठाया जा रहा है कि इमरान खान की हत्या हुई है तो वो इन कारणों से है। वकीलों की मुलाकात भी रोक दी गई है। पिछले कई हफ्ते से वकीलों से भी मुलाकात नहीं हुई है। परिवार से मिलने पर भी पाबंदी है, यानी ना परिवार, ना डॉक्टर, ना वकील, कोई नहीं मिल पा रहा। 3 हफ्तों से इमरान का कोई ठोस अता पता नहीं है, यानी 3 हफ्ते से कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ है, किसी की बात नहीं हुई है इमरान खान से। जनरल मुनीर ने अचानक आपात बैठक भी बुलाई है। तो आपात बैठक बुलाने के पीछे का कारण क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इमरान की हालत पर पाकिस्तान सरकार की चुप्पी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि सरकार सीधे तौर पर स्पष्ट नहीं कर रही है कि क्या स्थिति है इमरान खान की। सवाल यही है कि जेल के अंदर इमरान खान के साथ क्या हुआ है। एक इंसान जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रह चुका है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कप्तान रह चुका है, जिसकी कप्तानी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप का चैंपियन भी बन चुका है। सोचिए, ऐसे व्यक्ति के साथ शहबाज और मुनीर की सत्ता कैसा व्यवहार कर रही है। पाकिस्तान के गुस्से को आज मुनीर को जरूर देखना चाहिए। वहां इमरान समर्थक चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की 25 करोड़ की जनता इमरान खान से प्रेरित है, प्रभावित है। सत्ता में अब उस बाबरी क्लेश की खबर जो पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। आज तक आपने मुगल शासक बाबर और उसके बेटे हुमायूं की कई कहानियां सुनी होंगी, दोनों के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज सत्ता में हम आपको बाबर और हुमायूं नहीं बल्कि बाबरी और हुमायूं की खबर दिखाने जा रहे हैं, जिस पर बंगाल में सियासी चिंगारियां निकल रही हैं। इस खबर का केंद्र है सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के विधायक और उनकी पोस्टरबाजी, जिनका नाम हुमायूं कबीर है। टीएमसी के हुमायूं कबीर के नेतृत्व में कुछ पोस्टर बंगाल में लगाए गए हैं, जिनमें बाबरी मस्जिद का जिक्र है और 6 दिसंबर को शिलान्यास वाला ऐलान भी है। ये पोस्टर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में देर रात लगाए गए हैं, और ये सब कुछ तब हुआ है जब मंगलवार को ही अयोध्या में पीएम ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया, धर्म ध्वजा लहराई। इसके बाद आधी रात को ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद वाले पोस्टर चिपका दिए गए। इस पोस्टर में लिखा क्या है वो भी आपको आइए बताते हैं। इसमें बाबरी मस्जिद जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है और लिखा है, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा ब्लॉक में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा, जिसकी तारीख होगी 6 दिसंबर। और ये वही 6 दिसंबर की तारीख है जब अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त किया गया था। अब टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने उसी तारीख और उसी बाबरी के नाम पर अपना सियासी खेल खेलना शुरू कर दिया है। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी। मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे थे? अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी, वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है। वो लोग तो फुरफुरा शरीफ को अच्छा आदमी है। मैदान क्रिकेट का हो या सियासत का, टाइमिंग के बहुत मायने होते हैं। यहाँ भी आप जरा टाइमिंग पर गौर कीजिए, क्योंकि बाबरी क्लेश वाली इस टाइमिंग में कई संकेत हैं।
मंगलवार को ही अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराई गई और रात को ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद वाले पोस्टर लगा दिए गए। हुमायूं कबीर का मकसद क्या है, इससे साफ है। दूसरी बात, 6 दिसंबर को अयोध्या का विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी है और उससे सिर्फ 11 दिन पहले बंगाल में टीएमसी के विधायक ने बाबरी वाली पोस्टरबाजी कर दी। और तीसरी बात, बंगाल में विधानसभा चुनाव का कैलेंडर अब धीरे धीरे लोड हो रहा है। अगले साल चुनाव होने हैं और उससे पहले बाबरी मस्जिद के नाम पर माहौल बनाने की तैयारी हो चुकी है। वैसे हुमायूं कबीर जिस बाबरी मस्जिद के नाम पर अपनी राजनीति को चमकदार बनाना चाहते हैं, वो कभी अयोध्या में हुआ करती थी। कल ही अयोध्या में धर्म ध्वजा वाला सनातन समाचार आया है और 11 दिन के बाद विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी है। मतलब हुमायूं कबीर ने पूरे पॉलिटिकल कैलकुलेशन के तहत मुर्शिदाबाद में अपनी बाबरी वाले राजनीतिक अरमान दिखाए हैं। हालांकि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और ये कहा है कि बाबर की औलादों को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है, जबकि ओवैसी के नेता का कहना है कि जब मंदिर और मस्जिद कहीं भी बनाए जा सकते हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ममता बनर्जी की शह पर हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस के नेता का कहना है कि बिना वजह आग लगाने का काम हो रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा है कि अब भारत में बाबरी बनाने वाला बाबर पैदा नहीं होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने विधायक के बाबरी वाले ऐलान से उचित दूरी बना ली है। मतलब बाबरी वाला ये कलेश बंगाल में और बढ़ने वाला है। इसके रुझान नेताओं के बयान से भी आ रहे हैं। हुमायूं कबीर जैसे लोग जिनके पीछे ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट है, ऐसे लोग हिंदुओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए कोशिश कर रही है और बंगाल की जो एक सौहार्द की वातावरण है, उस वातावरण को ध्वंस करने के लिए, नष्ट करने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। देखिए, वो पार्टी का उससे कोई संपर्क अभी नहीं है। उसकी जो पीछे है, भाषण है, वो पार्टी से कुछ लेन देन नहीं है। नहीं, उसका अपने वक्तव्य है, लेकिन पार्टी इसको सहमत नहीं है। पार्टी से कोई संपर्क नहीं है उससे। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। और अगर हमारी सरकार बंगाल में बनेगी, ऐसे अधूरे मस्जिद अधूरे ही रह जाए। दीदी उड़ीसा से जगन्नाथ देव का मंदिर उठा के ला रहे हैं, तो दीदी की पार्टी के दूसरे भाई वो मतलब बाबरी मस्जिद कहाँ पता नहीं, जहाँ थे वो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की बात, फिर भी उसी के नाम पे या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब तो साफ है, चुनाव, वोट और ध्रुवीकरण। दोबारा कोई पावर पैदा ही नहीं होगा जो भारत की भूमि पर फिर से कोई बाबरी मस्जिद बना ले। मां भारती के संतान जग चुका है और अब बाबर का कोई भी औलाद बाबरी मंदिर भारत में नहीं बनाएगा। भारत में भगवान राम का मंदिर, मां जानकी का मंदिर ही बनेगा। बाबरी मस्जिद तो कहीं भी बनती है, मस्जिद कहीं भी बनती है, मंदिर कहीं भी बने, तो मंदिर मस्जिद का निर्माण तो मैं समझ रहा हूँ कि मानवता का निर्माण है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। मंदिर से, मस्जिदों से, गुरुद्वारे से, चर्च से हमें से न्याय की बात उठी, प्रेम की बात उठी, सहिष्णुता की बात उठी, तो ये बात होनी चाहिए। वैसे राजनीति में ज्यादातर बात किसी न किसी हित या सियासी लाभ के लिए की जाती है। कहा जा रहा है कि बंगाल में चुनाव 2026 में है, लेकिन बाबरी वाले पोस्टर और बयानों से शायद हुमायूं कबीर वोट बैंक के बीज अभी से डाल रहे हैं जिससे चुनाव के वक्त सियासी फायदे की फसल काट सके। उनका नया बयान भी अब सामने आ गया है। मैं क्यों करने, ये जवाब तो मेरा पास है ही नहीं। मैं करूँगा बोल दिया कि विवादी मन कौन कुछ बोला, कोई सारा देश में क्या चर्चा हो रहा है वो तो होने दीजिए। वो मंदिर बनेगा तो कोई चर्चा नहीं आएगी, कोई पुरी से जगन्नाथ मंदिर दीघा आ जाएगी तो कोई चर्चा नहीं होगी।
पार्टी ऑफिस में काली पूजा होगी तो कोई चर्चा में नहीं आएगी। मेरा मस्जिद बनाने का हक है, मैं मस्जिद बनाएगी तो आपका चर्चा करने का क्या जरूरत है? सर, मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद इस नाम पे ही विवाद। अरे बाबरी मस्जिद तो मैं रखूंगी। एक टीम जो 2023 में वनडे वर्ल्ड कप में बिना हारे फाइनल तक पहुंची और रनर अप रही, वो टीम जिसने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता, वो टीम जिसने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वो टीम जिसने 2025 में ही एशिया कप जीता, वो टीम जो 2021 और 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रनर अप रही, यानी दुनिया की दूसरे नंबर की टीम जिसे ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले की टीम माना जाता था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा, वो भी अपने ही देश में। आज हम भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की उस कमजोर होती सत्ता की बात करेंगे जिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और ये गंभीर सवाल आज इसलिए इतने तीखे हैं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने भारत को गुवाहाटी मैच में 408 रनों से हरा दिया। भारत दक्षिण अफ्रीका से सीरीज 2-0 से हार गया। एक वर्ष के अंदर में घरेलू मैदान में ये दूसरी सीरीज हार है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भारत को बुरी तरह से हराया था और अब टेम्बा बाबुओमा की टीम ने 2-0 से भारत को हरा दिया। ये वही टेम्बा बाबुओमा हैं जिन्हें भारत के कुछ खिलाड़ियों ने अहंकार में बौना तक कहा था, लेकिन बाबुओमा ने अपने खेल का स्तर बहुत ऊंचा किया और भारत के खेल का स्तर बौना था। इसीलिए आज भारत को जो हार मिली, वैसी हार आज से पहले कभी नहीं मिली थी। तब भी नहीं जब टीम इंडिया ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, और तब भी नहीं जब टीम इंडिया को एक कमजोर टीम कहा जाता था। ऐसे में आज सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदारी का यही सवाल आज भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से पूछा गया, तो उन्होंने जिम्मेदारी की एक लकीर खींच दी और खुद को पहले नंबर पर रखते हुए कहा कि मैं जिम्मेदार हूं तो और भी लोग तो जिम्मेदार हैं। एक बार सुनिए उन्होंने शब्दशः क्या कहा, फिर आपको भारतीय क्रिकेट टीम की कमजोर हुई सत्ता की कुंजी दिखाएंगे। दरअसल टीम इंडिया की हार से सबसे ज्यादा सवाल गौतम गंभीर और उनके फैसलों पर उठे हैं। दरअसल गौतम गंभीर जब से कोच बनाए गए हैं तब से 3 समस्याएं दिखी हैं। पहली समस्या, लिमिटेड ओवर के खेल में सफलता हासिल कर चुके थे लेकिन टेस्ट क्रिकेट चुनौती था। दूसरी समस्या, विराट कोहली से संबंध अच्छे नहीं थे। तीसरी समस्या, हार की सूरत में व्यवहार का बदल जाना, हार को पचा न पाना। पहली समस्या को विस्तार से समझें तो आईपीएल में गौतम गंभीर ने बतौर कप्तान और कोच जीत का स्वाद जरूर चखा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड भारत को 3-0 से हराकर चला गया। गंभीर पर सवाल उठने की शुरुआत वहीं से हुई, लेकिन तब गंभीर बीसीसीआई को ये समझाने में कामयाब रहे कि इस हार का जिम्मा टीम इंडिया के 2 सीनियर बल्लेबाजों को जाता है। ये दिख भी रहा था कि इन दोनों खिलाड़ियों ने रन नहीं बनाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में रोहित शर्मा के कुल 91 रन थे और विराट कोहली के 93 रन थे। दूसरी समस्या, निजी संबंधों को पेशेवर संबंधों से ऊपर रखने का है। गौतम गंभीर के विराट कोहली से संबंध पहले से अच्छे नहीं थे। कोच बनने के बाद रोहित भी गंभीर के रडार पर आ गए। ऐसा माना जाता है कि गौतम गंभीर टीम इंडिया को लेकर ऐसी छूट चाहते थे कि उनसे कोई सवाल ना पूछा जाए। इंग्लैंड की पिछली सीरीज से पहले इन दोनों को ही संकेत दे दिया गया कि इन्हें नहीं चुना जाएगा। मजबूरन दोनों ने संन्यास लिया। स्थिति ऐसी बन गई कि विराट और रोहित को सोशल मीडिया के जरिए संन्यास लेना पड़ा। इसी बात का जिक्र विराट कोहली के भाई ने भी आज कर ही दिया। विराट कोहली के बड़े भाई विकास कोहली ने मुख्य कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति पर सवाल उठाए। एक समय था जब हम विदेशों में जीतने निकला करते थे, अब हम भारत में भी मैच बचाने उतर रहे हैं। जब आप ठीक चल रही चीजों को जबरन बदलते हैं तो यही होता है। एक दूसरे पोस्ट में विकास ने बड़ा दावा किया कि रोहित और कोहली ने टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ा, उन्हें हटाया गया। कुल मिलाकर विराट कोहली के भाई ने हार की सीधी जिम्मेदारी गौतम गंभीर पर अजीत अगरकर पर डाल दी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई बात जो लिखी जाती है वो डिलीट नहीं होती है, वायरल होकर अमर हो जाती है। और इसके साथ भी यही हुआ है।
अब इस पर ज्यादा चर्चा हो रही है। इन आरोपों से अलग तीसरी समस्या की बात भी करें तो परेशानी ये दिखी कि हार के बाद जिस धैर्य की जरूरत होती है, गौतम गंभीर वो धैर्य नहीं दिखा पाए। नतीजा अचानक भारतीय टेस्ट टीम की दशा और दिशा ही बदल गई और वो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान से भी नीचे चली गई। इसे परफॉर्मेंस का पाताल लोक कहा जाएगा। गौतम गंभीर ने सिर्फ टेस्ट टीम में बड़े बदलाव नहीं किए, बल्कि वनडे टीम में भी बदलाव कराया, जहां चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दिलाने वाले कप्तान को यह कहकर हटा दिया गया कि बतौर कोच गंभीर के लिए अलग अलग खिलाड़ियों के साथ काम करना मुश्किल होगा। यहां भी शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया, क्योंकि वो गंभीर के फैसलों पर सवाल नहीं करते। गंभीर ने T20 टीम में भी शुभमन गिल को जगह दिला दी, जो शुभमन गिल T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा तक नहीं थे। उन्हें 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से T20 से बाहर रखा गया था, लेकिन अब वो T20 में भी बतौर उप कप्तान शामिल हैं। कुल मिलाकर तीनों ही फॉर्मेट में गौतम गंभीर टीम के डिजाइनर बन गए और मनचाहे खिलाड़ियों का कनेक्शन टीम से काट दिया और टीम ऐसी बनाई जिसमें वो बिग बॉस की भूमिका में नजर आने लगे। वो जो कहेंगे उसे कोई काट नहीं सकता है। अगर आंकड़ों से गौतम गंभीर के कोच वाले कार्यकाल को देखें तो भारत में कुल 9 टेस्ट मैच खेले गए। इसमें से 5 में हार मिली है। सिर्फ बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज जैसी कमजोर टीमों से ही भारत जीता है। इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका ने भारत का क्लीन स्वीप कर दिया। 1 साल पहले तक घर में अपराजय माने जाने वाली भारतीय टीम इस समय घरेलू मैदान पर दुनिया की सबसे कमजोर टीमों में शामिल हो गई है। पिछले 13 महीने में पाकिस्तान ने भी भारत से बेहतर खेल दिखलाया है। इस अंतराल में घर में भारत से ज्यादा मैच सिर्फ जिम्बाब्वे की टीम ही हारी है। इन लगातार हार के बाद सवाल सिर्फ गौतम गंभीर के आचरण पर नहीं है, बल्कि उनकी रणनीति पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह है। कोलकाता में ट्रेनिंग ट्रैक लेकर फंसे तो गुवाहाटी में फ्लैट विकेट लिया, लेकिन यहां भी काम नहीं बना, क्योंकि खिलाड़ी असुरक्षित हैं। जिस नंबर 3 की बैटिंग पोजीशन पर कभी राहुल द्रविड़ खेलते थे, वहां वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया। अगले ही टेस्ट मैच में उनको 8 नंबर पर भेज दिया गया। रवि शास्त्री समेत कई दिग्गजों ने इसकी आलोचना की। साई सुदर्शन को नंबर 3 पर लगातार खिलाने का फैसला हुआ था। गंभीर ने पहले टेस्ट मैच में उन्हें ड्रॉप ही कर दिया। दूसरे में खिलाया तो वो परफॉर्म नहीं कर पाए। पूरी सीरीज में जरूरत से ज्यादा ऑलराउंडर खिलाए गए। स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों की कमी साफ तौर पर दिखी। गंभीर पर अनिल कुंबले और कैफ ने साफ तौर पर कहा कि खिलाड़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खिलाड़ियों को अपने रोल को लेकर क्लैरिटी ही नहीं है। वैसे गौतम गंभीर कहा करते हैं कि उन्हें सबसे सफल कोच नहीं, बल्कि सबसे निडर कोच बनना है। निडर कोच बनने की कोशिश में वो भारतीय क्रिकेट टीम को 30-35 साल पीछे लेकर चले गए, जहां टीम घर में भी हारती थी और बाहर भी। गौतम गंभीर ने कहा कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लेकिन ये अप्रोच सिर्फ बयान में ही दिखी। आज गौतम गंभीर को अपनी कामयाबी गिनानी पड़ गई। उन्होंने कहा कि मेरे रहते ही इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ की थी। इंग्लैंड में जीत का श्रेय गंभीर से ज्यादा कप्तान गिल को दिया जाना चाहिए, क्योंकि गिल ने वहां असाधारण प्रदर्शन किया था। उन्होंने 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 4 शतक लगाए थे और 754 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गिल के ना रहने पर बल्लेबाजी बिल्कुल लचर दिखाई दी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया को गंभीर चिंतन की जरूरत है। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को यह समझना होगा कि हार के बाद कोई हार नहीं पहनता, बल्कि हिसाब लेता है। वो सिर्फ भारतीय टीम की जीत के मैनेजर नहीं हैं। पुरानी कहावत है कि समस्या को समझ लेने से आधी समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट टीम की समस्या को समझने से ज्यादा आंकड़ों की अंगूठियां दिखा रहे हैं, जिनकी उंगलियों में फंसने की आशंका ज्यादा है। बास्केटबॉल कोर्ट से आई एक दुखद खबर भी आई, आपको बताते हैं। ये खबर हरियाणा के रोहतक से आई है, जहां 16 साल के एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की मौत नहीं, एक सपने की मौत है। वो सपना जिस पर लापरवाही का खंबा गिर गया और फिर हार्दिक कभी नहीं उठा। हार्दिक को आप नहीं जानते होंगे, उससे आपका परिचय सिर्फ आज हो रहा है, और शायद ये भी एक ही दिन के लिए हो, क्योंकि आज वो खबरों में है। 10वीं में पढ़ने वाला नेशनल लेवल बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी मेडल जीतने की तैयारी कर रहा था। उसका परिवार और गांव उसे खेलता देखकर ये सोचते थे जैसे वो खुद खेल रहे हों।
उसकी मेडल वाली संभावनाओं को सबने अपनी युवा अवस्था के धूल खाए सपनों से जोड़ लिया था। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो बास्केटबॉल कोर्ट में खूब पसीना बहा रहा था। हार्दिक की प्रैक्टिस दूर से चमकती थी, लेकिन वो जिस बास्केटबॉल कोर्ट में अभ्यास कर रहा था वहां पोल जंग लगा हुआ था, जो उसकी मौत की वजह बन गया। रोजाना की तरह हार्दिक बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचा। तस्वीरों में दिख रहा है कि प्रैक्टिस से पहले खुद को वार्म अप करने के लिए वो बास्केटबॉल के पोल पर लटकता है। बास्केटबॉल के खिलाड़ी आमतौर पर ऐसा करते हैं। जैसे ही हार्दिक ने पोल से लटकने की कोशिश की, जंग लगा हुआ पोल अचानक टूट गया। करीब 750 किलो का बास्केटबॉल पोल सीधे इस बच्चे के सीने पर गिरा, जिसमें दिल था। दिल में एक अरमान था जो चकनाचूर हो गया। वैसे भी अगर पूरा सिस्टम लापरवाही कर रहा हो तो उसका बोझ बहुत ज्यादा होता है, और ऐसा होने में 16 साल के हार्दिक की कोई गलती थी नहीं, क्योंकि स्टेडियम की मरम्मत को लेकर कम से कम 10 बार शिकायत की गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि वो मुख्यमंत्री से भी मिले थे, लेकिन स्टेडियम की मेंटेनेंस जीरो रही। बताया जा रहा है कि सांसद निधि से 4 साल पहले 11 लाख रुपए भी मेंटेनेंस के लिए दिए गए थे। आरोप है कि फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ। विभाग ने मेंटेनेंस को इग्नोर किया, बजट बार बार रोका गया, जिसकी जवाबदेही जीरो रही, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हकीकत में ये खिलाड़ी पोल के नीचे दबकर नहीं, बल्कि लापरवाही से भरी हुए जर्जर सिस्टम के नीचे दबकर मर गया। मुझे इंडिया प्लेयर बनाना था, इंडिया के लिए, इंडिया का नाम रोशन करे, तो सपना भी यही था। इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, जिन्होंने इसकी देख रेख नहीं की। मैं तो मुख्यमंत्री से कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों का ध्यान दें, आगे आगे खिलाड़ी आगे चले, इसके कोई ऑनर खिलाड़ी ना खोएं, इससे माता पिता आगे ऐसा दुख ना हो। लापरवाही ऐसे है कि 2023 में ग्रांट आई थी इनके, उसकी रिपेयर की, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन भी भेजा, ये कोच भी हैं उसके, तो उन्होंने कहते रहे कि अभी कराएंगे, लेकिन इसकी डेथ होनी थी और कुछ नहीं, ऐसे कि भाई इसको ठीक करा दो, ये काफ़ी पुराने हो गए हैं और ये हादसा हो सकता है, लेकिन कोई वो नहीं किया। पैसे कल भी सुबह प्रैक्टिस पे आए हुए थे बच्चे, सब प्रैक्टिस कर रहे थे अपना, तो ये ग्राउंड की हालत थोड़ी ही जैसी भी है, ये हादसा हो गया, जिसके कारण हमारे अच्छे खिलाड़ी की कल दुखद घटना के कारण मौत हो गई। ग्राउंड ही काफ़ी पुराने हो चुके हैं, इनकी जर्जर हालत के कारण ये हादसा शायद हो चुका, हम तो यही सोच सकते हैं सर। ये बच्चे बास्केटबॉल, पता चला बास्केटबॉल के ग्राउंड में थे और उसे पोल की हालत ख़राब थी, बच्चे पोल पे चढ़े हुए थे, जो मुझे पता चला जो वहाँ। इससे पहले एक ऐसी घटना हरियाणा के बहादुरगढ़ से भी सामने आई थी, जहां बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ी अमन पर पोल गिर गया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अमन भी 10वीं कक्षा का छात्र था और कई टूर्नामेंट में पदक जीत कर लाया था। वैसे बास्केटबॉल कोर्ट के पोल के लिए दुनिया भर में स्टैंडर्ड है। इसके लिए 7 गेज का मोटा स्टील इस्तेमाल किया जाता है। 6 बाई 6 इंच का स्क्वायर पोल लगाया जाता है, जिसकी 5 फीट गहरी कंक्रीट वाली नींव होनी ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर 12 से 13 गेज का पतला लोहा ऊपर से फिट कर दिया जाता है, जो 90 किलो के खिलाड़ी का झटका भी नहीं सह पाता। और अगर जंग लगी हो, मेंटेनेंस ना हो, तो ये पोल खेल खेल में जान ले लेते हैं, जैसा हार्दिक के मामले में हुआ। खिलाड़ी की मौत के बाद अब पुलिस ने बीएनएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई की है, यानी अब संदिग्ध या अप्राकृतिक मौत के कारणों की जांच की जाएगी। लेकिन देखा जाए तो ये एक तरह की हत्या है। इसके पीछे एक सिस्टम था, जिसमें सिर से पांव तक सख्त सीमेंट भरा हुआ था, जिसकी कोई आंख नहीं थी, जिसका कोई दिल या दिमाग नहीं था, जिसका कोई चेहरा नहीं था। मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ये हार्दिक दुख का विषय है। ये दुख तब और बढ़ जाता है जब ऐसे हर हादसे के बाद एक्शन की बात होती है। लेकिन हकीकत यह है कि सिस्टम किसी नए हादसे का इंतजार कर रहा होता है।